नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है 5G ट्रैक सॉल्यूशन में। और इस क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं MPUAT, जो महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। उसका जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 18 फरवरी को, LDC का। तो उसका पेपर अभी कैसा आ रहा है, इसके लिए आप पेपर का विद डिटेल सॉल्यूशन हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें टोटल 150 पर्सन है। ठीक है, 3 घंटे में एग्जाम हुआ था और मैक्सिमम 100 अंक का है। तो दोस्तों, ये 18 फरवरी को एग्जाम हुआ था आपके अभी 2024 में। तो इसका डिटेल सॉल्यूशन है। तो आप अगर 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है। इसी प्रकार से हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आप अगर कंप्यूटर के सीरीज वाइज क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हिंदी के टॉप MCQ देख सकते हैं, आप पर्यायवाची देख सकते हैं, विलोम शब्द देख सकते हैं। इसी के साथ आपके अकाउंटेंसी से संबंधित क्लास भी आप देख सकते हैं। GF&AR की ट्रिक भी देख सकते हैं आप। और इकोनॉमिक्स की आप मैराथन क्लास भी देख सकते हैं। जल्द ही हम आपके लिए और अच्छा सब्जेक्ट वाइज मटेरियल भी लेके आने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास को लाइक कर दीजिए। और अभी 2024 में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि राज प्रशस्ति में कितनी शिलाओं पर उत्कीर्ण किया गया है। राज प्रशस्ति है, उसको कितनी शिलाओं पर उत्कीर्ण किया गया था। तो ये आपको सबको पता होगा, 25 शिलाओं पर। कितने? 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण किया गया था। किसके राज प्रशस्ति किसके समय लिखी गई थी? राज सिंह के समय। कब लिखी गई थी? राज सिंह के समय। कब? 1676 में। कब लिखी गई थी? किसके समय लिखी गई थी? आपके राज सिंह के समय। ठीक है। और ये इसके आपके राज प्रस्तुति में 24 अध्याय हैं। ठीक है। और 1106 कितने अध्याय है आपके? 24 अध्याय। ये कितने हैं? 24। और 1106 आपके इसमें श्लोक हैं। ये राजसमंद झील है, उसकी पहाड़ पे लिखी हुई है। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी थी इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 1658 के धर्मत के युद्ध के दौरान जसवंत सिंह ने किस युवराज के पक्ष में युद्ध लड़ा था। तो आपके जो धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 में, 15 अप्रैल 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? आपके औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। ठीक है। किसके बीच हुआ था? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। तो दारा सिकोह की तरफ, आपके दारो सिकोह की तरफ आपके जसवंत सिंह ने लड़ाई लड़ी थी। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1936 में स्थापित बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बताइए, बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे 1936 में? 1936 में स्थापना हुई थी और उसी समय प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके मग्गाराम वैद। कौन थे? मग्गाराम वैद आपके बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। बार बार एग्जाम्स में आता है, याद कर लीजिए। आपके जयपुर के कौन थे? कपूर चंद पाटनी। कौन थे? जयपुर के कौन थे? कपूर चंद पाटनी। और इसके साथ में लक्ष्मण दास थे। ठीक है। लेकिन लक्ष्मण दास अध्यक्ष नहीं थे, आपके मग्गाराम वैद्य अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, रूपाजी और कृपाजी किस आंदोलन से संबंधित है। तो रूपाजी और कृपाजी जो किसान थे, जो आंदोलन में शहीद हुए थे आपके, तो किस आंदोलन में शहीद हुए थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपके बेंगू किसान आंदोलन में। किस में हुए थे? बेंगू के किसान आंदोलन, जो कि कब हुआ था आपके? बताइए, एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, बेंगू किसान आंदोलन कब हुआ था? 1921 में हुआ था क्या? तो इसमें आपके रूपाजी और कृपाजी जो आपके धाकड़ किसान थे, वो इसमें शहीद हुए थे। ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन आपके किसने स्टार्ट किया था? साधु सीताराम दास ने। कब किया था? 1897 में। फिर सेकंड कौन थे इसके अध्यक्ष? आपके विजय सिंह पथिक थे। ठीक है। और तीसरे नंबर पे 3 चरणों में हुआ था आपके बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है। 1897 से और 1941 तक चला था बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट, निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? तो ये आपके सबको पता है, किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली के किसके? निहाल चंद ने। आपके बणी ठनी, किशनगढ़ जो बणी ठनी चित्र था, वो किसने लिखा था, किसने बनाया था? आपके निहाल चंद ने। और किशनगढ़ शैली से था। ठीक है। जयपुर के चित्रकार का नाम बताइए, फेमस था जो, वो था आपके मेहमद शाह और साहिब राम। ठीक है। और बूंदी के कौन थे? जो बूंदी के आपके पता है कि बूंदी के जो चित्र थे उनमें पशु पक्षी के चित्र थे। ठीक है। पशु पक्षियों का वर्णन किया गया था। और अहमद अली और आपके रामलाल और सुरजन आपके बूंदी शैली के चित्रकार हैं। देवगढ़ का फेमस चित्रकार कौन है? देवगढ़ शैली का वेजनाथ। कौन है? वेदनाथ। वेजनाथ।
अवतार चरित्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह आपके लिखी गई थी नरहरिदास ने। ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, क्योंकि ये सबसे हट के क्वेश्चन है ये। तो नरहरिदास ने आपके अवतार चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। अब बताइए आप, मोहनोत नैनसी ने कौन सी लिखी थी? बताइए। तो मोहनोत नैनसी ने आपके मारवाड़ प्रगनारी विगत, कौन सी? मारवाड़ प्रगनारी विगत। और एक और लिखी थी आपके नैनसी रिख्यात। दोनों आपके मोहनोत नैनसी ने लिखी थी, और ये जसवंत सिंह के समय ही थे आपके मोहनोत नैनसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन के संबंध में किस सिलसिले से था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ये कौन थे? चिश्ती से सिलसिले से संबंधित थे। ठीक है। आपके जो अजमेर में दरगाह है, उसका निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने निर्माण शुरू करवाया था, और हुमायूं ने पूरा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये होगा आपके अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य आपके जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है, और गीदड़ नृत्य आपके शेखावाटी में केवल पुरुषों के द्वारा होली के समय किया जाता है। और चंग नृत्य भी आपके शेखावाटी में किया जाता है। और तेरह ताली नृत्य आपके कामड़ जाति की महिलाएं करती है, 13 मंजीरे बांध कर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप दोनों को देख लीजिए। राजस्थान में गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो ये आपके होली पर किया जाता है। गैर नृत्य कब किया जाता है? होली पर किया जाता है। कौन सी जाति करती है, ये बता सकते हैं कि आप? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, गैर नृत्य कौन सी जाति करती है। तो ये आपके जो आपके भील है, भील जनजाति है, वो आदिवासी भील जनजाति है, वो आपके गैर नृत्य करती है। कब करती है? होली के अवसर पर करती है। और आपके आदिवासियों का जो आपके भील है, उनका और है गौरी है, आपके हाथी मना है, ये भी आपके भीलों का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्यिक रचना बादली किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो बताइए, बादली रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये होगा आपके चंद्र सिंह बिरकाली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, चंद्र सिंह बिरकाली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिमणिया आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो तिमणिया वेरी इंपॉर्टेंट है। तिमणिया तिमणिया आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो यह आपके गले में पहना जाता है। कहाँ पे पहना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, गले में। और गले में और कौन से पहने जाते हैं? आपके मांदलिया। ठीक है। कौन सा? मांदलिया जो आपके आभूषण है, यह आपके गले में पहना जाता है। ऐसे ही आपके झालरों, कंठी, खुंगाली, ये सब गले में पहने जाता है। और आपके सिर पर कौन से पहने जाते हैं? बताइए। सिर पर आपके बोरला पहनते हैं, मेमंद पहनते हैं, आपके टिड्डी भलको पहनते हैं, टीका पहनते हैं। ठीक है। या आपके खा पहनते हैं सिर पर। और हाथों में कौन सा पहनते हैं? आपके टड्डा पहनते हैं, अणत पहनते हैं। ठीक है। बाजूबंद ये खा पहनते हैं आपके हाथों में। और पैरों में बताइए, पैरों में नुपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मोरचंग क्या है? बताइए। प्रश्न नंबर 12 है आपके, मोरचंग क्या है? तो मोरचंग एक अभी आपके ये वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र। ठीक है। मुंह से बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो जो ये मेले आपके ऑप्शन में है, इनमें से बताइए कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? तो ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, करणी माता का मेला देश नोक बीकानेर में है। करणी माता का मेला मेला जो कि आपके वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। इसी प्रकार आपके जीण माता, ठीक है, कौन सी माता? जीण माता का भी 2 बार भरता है। और आपके जाम्बेश्वर, ठीक है, जाम्बेश्वर जो महाराज है, उनका मेला भी आपके 2 बार वर्ष में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह आपके एम श्रीवास्तव है। कौन है? एम श्रीवास्तव, यानी कि माननीय श्री न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। कौन है? मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। कब हुई थी? 1949 में हुई थी। और आपके प्रथम राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के वर्मा। कौन थे? के वर्मा थे। और जयपुर में इसकी पीठ है, जोधपुर में आपके हाई कोर्ट है। 50 जज स्वीकृत किए गए हैं, वर्तमान में 34 के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वगंधा एक फसल है। तो अश्वगंधा कैसी फसल है, आप बताइए ऑप्शन में से। तो ये है आपके औषधीय फसल। कौन सी है? औषधीय। राजस्थान में भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपके
चोखला भेड़। कौन सी भेड़? चोखला जो भेड़ है उसको आपके भारत की मेरिनो कहा जाता है। क्या आएगा इसमें? भारत की मेरिनो। ठीक है, भारत की मेरिनो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की मेरिनो कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चोखला भेड़ को भारत की मेरिनो कहा जाता है, और यही राजस्थान में सबसे अच्छी नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी दक्षिण राजस्थान की प्रमुख फसल है? तो दक्षिण राजस्थान की प्रमुख खरीफ की फसल कौन सी है? बताओ बताओ। तो ये है आपके मक्का। मक्का आपके दक्षिण राजस्थान में पैदा होती है, सबसे ज्यादा पैदा होती है, और वहाँ की प्रमुख फसल है ये मक्का। ध्यान रख लेना। मक्का की आपके किस्में हैं माही धवल। कौन सी है? माही धवल। ठीक है, और आपके एक है माही कंचन। एक कौन सी है? माही कंचन भी आती है, और एक मेघा। या आपके कौन किसकी है? मक्का की किस्में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एकड़ लगभग वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो एक एकड़ लगभग कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है? बताइए। तो एक हेक्टेयर में आपको पता होना चाहिए, एक हेक्टेयर होता है उसमें लगभग 2.47 एकड़ होता है। कितना होता है? 2.47 एकड़। तो अब एक एकड़ में निकाल सकते हैं आप ये कितने हेक्टेयर? हेक्टेयर में आपके मीटर निकाल सकते हैं, तो आपके कितना हो जाएगा? 4000। कितना हो जाएगा? लगभग 4046.72 मीटर होता है। कितना होता है? 4046.72 मीटर। ठीक है, तो 4000 आपके ऑप्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किसी अवतल दर्पण का रेखीय क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किसी अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन क्षमता होती है। तो यहाँ पे आपके क्या बात हो रही है? दर्पण की। किसकी बात हो रही है? दर्पण की। अब आपको पता है कि आप आवर्धन क्षमता अगर ज्ञात करेंगे तो आपके प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब है उसकी आकृति के, ठीक है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की हाइट अपॉन बिंब की हाइट दोनों को आप बटा में करेंगे। ठीक है, डिवाइड प्रतिबिंब की हाइट में आपके जैसे मान लो कि v है और v बटा u, और ये दर्पण के लिए माइनस में आएगी। तो ये किसके लिए हो जाएगा? आपके बिंब, प्रतिबिंब की हाइट अपॉन आपके बिंब, यानी कि वस्तु ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट का भाग देंगे तो आपके रेखीय आवर्धन क्षमता प्राप्त होगी। ठीक है, वो निर्भर किस पे करती है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपके बिंब की स्थिति पर किस पे करेगी? जो नीचे भाग देंगे उसकी स्थिति पर हमेशा निर्भर करती है। ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम्स में रिपोर्ट होता है, किस में करेगी? बिंब की स्थिति पर निर्भर करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण के लिए बिंब की ध्रुव से दूरी u है। ठीक है, बिंब की ध्रुव से दूरी कितनी है? u, और आभासी प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? v। तो उसके लिए अवतल दर्पण के लिए क्या होगा? तो किस कॉमा में करेंगे आपके? किसके लिए करेंगे? तो ये माइनस यू कोमा वी आएगा। क्या आएगा इसमें? माइनस यू कोमा वी। तो इसमें कैसे निकालते हैं आपके? दर्पण के लिए कैसे निकालेंगे? माइनस यू कोमा वी। कैसे निकालेंगे? माइनस यू कॉमा बी। ठीक है, माइनस यू कॉमा बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस द्वारा प्रकाश की कौन सी भौतिक घटना का? तो लेंस की बात हो रही है, तो लेंस के द्वारा प्रकाश की कौन सी भौतिक घटना होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल अपवर्तन आएगा इसमें। आप लेंस में परावर्तन नहीं होता, प्रकीर्णन भी नहीं होता, परावर्तन में प्रकीर्णन भी नहीं होता, केवल अपवर्तन होता है। जैसे आपके कोई लेंस है तो लेंस से प्रकाश निकल के गुजरता है। ठीक है, उसमें एक बार तो आपके एकत्रित होता है प्रकाश एक जगह, और अगर आपके उत्तल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं, अगर आप अवतल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं तो अवतल लेंस में आपके किरणें अपसारित हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? अपसारित। तो दोनों में क्या होगा? आपके अपवर्तन। क्या होगा? अपवर्तन। वेरी इंपॉर्टेंट है। दर्पण में आपके परावर्तन होता है, दर्पण से क्या होता है? परावर्तन। ठीक है, अपवर्तन की घटना कौन कौन सी होती है? सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, पानी के जो नीचे कोई वस्तु रखी है वो टेढ़ी दिखाई देती है, तारे का टिमटिमाना, ये सब किस में आता है? आपके प्रकाश के अपवर्तन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त भूसंपर्क तार कौन सा? जो अर्थिंग वायर होता है, अर्थ वायर होता है, वो किस कलर में होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरे रंग का होता है। किसका होता है? हरे रंग का। आपके जो लाल रंग है ये फेज का होता है। आपको पता है किसका होता है? ये फेज का, जिसमें करंट आता है, एक्टिव वायर। ठीक है, ब्लैक किस में आता है आपके? ये न्यूट्रल वायर होता है। ब्लैक किस में होता है? आपके न्यूट्रल वायर। ठीक है, क्या होता है? न्यूट्रल वायर। और हरा किस में आता है? अर्थ के लिए। पानी के अंदर डूबा हुआ हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। अपसारी लेंस की भांति। किसके करता है? अपसारी लेंस, जिसको आपके कहते हैं कॉनकेव लेंस। क्या कहते हैं? कॉनकेव, यानी कि अवतल लेंस। कौन सा कहेंगे आप? अवतल लेंस। ऐसे होता है। ठीक है,
बीच में से धंसा हुआ होता है जो अवतल होता है, और बीच में से जो उभरा हुआ आता है वो आपकी उत्तल लेंस होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, विद्युत शक्ति के लिए कौन सा सूत्र सही नहीं है? तो आपको कौन सा सूत्र नहीं है? आपको पता है कि P बराबर क्या होता है, वी आई, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सूत्र ही होता है आपके शक्ति का। ठीक है, अब V की जगह आप वी आई आर लिख देंगे तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। ठीक है, आई की जगह आप V बराबर आई आर होता है तो आई की जगह आप V अपॉन आर लिखेंगे तो वी स्क्वायर और आर आर हो जाएगा। तो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, तो ये आपके थर्ड गलत हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, आपके ध्यान रख लेना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब कांच के एक लेंस को पानी में डुबोने पर उसकी क्षमता में होती है, तो लेंस को अगर आप पानी में डुबो रहे हो, ठीक है, तो उसकी क्षमता में क्या होगा? तो बताइए उसकी क्षमता में क्या हो जाएगा, आपके कमी हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या हो जाएगी, उसकी जो क्षमता है वो हमेशा कम हो जाती है, ध्यान रख लेना। क्यों होती है? क्योंकि जल आपके सघन होगी वायु से, और सघन से जब आप विरल माध्यम अभिलंब विरम माध्यम में जाओगे सघन माध्यम से, तो अभिलंब से दूर हट जाते हैं। ठीक है, तो दूर झुक जाएंगे। ठीक है, आपके क्या हो जाएगी, जो किरण होगी आपके प्रकाश की वो अभिलंब से दूर झुक जाएगी, इसलिए आपके क्या हो जाएगी, जब दूर झुक जाएगी तो फोकस दूरी आपके बढ़ जाएगी, और फोकस दूरी जब बढ़ जाएगी तो आपके फोकस दूरी आपके क्षमता बराबर होती है P बराबर 1/f, और f अगर बढ़ जाएगी तो आपके जो क्षमता है P डायप्टर में मापते हैं इसको, लेंस की क्षमता को, वो आपकी घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रिज्म की परिक्षेपण शक्ति निर्भर करती है, तो प्रिज्म की जो आपके डिस्प्रेसिव पावर होती है प्रिज्म की, वो किस पर निर्भर करती है? वो ओनली आपके जो प्रिज्म होता है उसके मटेरियल पर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म के पदार्थ पर आपके डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस के मामले में हमें हमेशा निम्न प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो बात किसकी हो रही है, अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस से हमें किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसा होता है बताइए हमें, अवतल लेंस के मामले में हमें किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो ये होता है आपके, आपको याद करना है DEV, क्या, देव, देव का मतलब, डी का मतलब होता है डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड यानी कि छोटा। ठीक है, और ई का मतलब होता है आपके इरेक्ट, इरेक्ट मतलब कि सीधा, और वी का मतलब होता है वर्चुअल, वर्चुअल मतलब कि आभासी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड। अवतल लेंस के लिए आपको हमेशा देव याद रखना है, क्या याद रखना है, डिमिनिश्ड, आपके इरेक्ट, डिमिनिश्ड, इरेक्ट और वर्चुअल, यानी कि छोटा सीधा आभासी, क्या, छोटा सीधा और आभासी, यह आपके अवतल लेंस के लिए उपयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश आंख में एक पुतली झिल्ली, पतली झिल्ली के माध्यम से प्रवेश करता है। लाइट एंटर्स इन द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन से कोल्ड, तो उसको क्या कहेंगे आप, उसको कहते हैं आप कॉर्निया, क्या कहते हैं, कॉर्निया। और आपके ध्यान रख लेना, रेटिना पर आपके जो बिंब है उसका प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, रेटिना पर। ठीक है, और कॉर्निया क्या होती है, जो आपके जिस जगह से आपके प्रकाश प्रवेश करता है उसको कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र दोष मायोपिया। ठीक है, मायोपिया मतलब कि निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, आपको केवल पास की वस्तु तो सही दिखाई देती है लेकिन दूर की पास सही दिखाई नहीं देती। तो केवल एक व्यक्ति 2 मीटर की दूरी तक स्पष्ट देख पाता है, तो इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस है कि सब लेंस की शक्ति कितनी होनी चाहिए? तो आपके लेंस की कितनी कितनी शक्ति होगी, आपके लेंस की बात आ रही है, तो डी बराबर आपको 1/f करनी है। अब 1/f कैसे करते हैं अपन, 1/f कैसे ज्ञात करते हैं, आपके डी बराबर आपको पता है कि डी बराबर जो क्षमता है 1/f होती है। ठीक है, अब क्षमता ज्ञात करने के लिए 1/f को कैसे ज्ञात करेंगे आप, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इससे ज्ञात होती है, ध्यान रख लेना। ठीक है, इससे ये आपके लेंस सूत्र होता है डी बराबर, सॉरी, 1/f बराबर 1/v बराबर माइनस 1/u। ठीक है, अब डी बराबर मैंने आपको बताया 1/f। ठीक है, f आपके लिए यहाँ पर लेंस के लिए माइनस में आएगी, तो आपके ऑटोमेटिक आप 1/2 करोगे, क्या करोगे, 1/2, क्योंकि वन डी बराबर क्या हो जाएगा 1/f। अब 1/2 करोगे तो 1/2 को क्या कहेंगे 0.5, और f माइनस में तो माइनस के आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतरराष्ट्रीय ओम को निम्न के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। पारे के एक स्तंभ का प्रतिरोध, ठीक है, रेजिस्टेंट टू ए कोलमन ऑफ मरकरी क्या कहलाता है आपके ओम, जिसको आपके V बराबर आई आर के नियम से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। वोल्टेज सीधे समानुपाती होता है आपके करंट के, आई को बोलते हैं करंट को, ठीक है। तो जितना ज्यादा वोल्ट होगा उतनी ज्यादा करंट होगी। अब इन दोनों के बीच में जो आपके आर आ रहा है ये कांस्टेंट, ये आपके क्या होता है आपके प्रतिरोध होता है। लेकिन इसकी परिभाषा इस तरीके से थी, पारे के एक स्तंभ का प्रतिरोध क्या कहलाएगा आपके ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग निम्न की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो दाहिने हाथ के नियम का उपयोग, तो दाएं हाथ का मतलब है राइट हैंड, ठीक है। तो राइट हैंड रूल किस तरीके के होता है आपके, राइट हैंड रूल में आपके इस प्रकार से होता है कि जो आपके अंगूठा होता है वो आपके धारा की दिशा को दिखाता है, ठीक है। आप जो अंगूठा होता है आपके अंगूठा, ठीक है, अंगूठा जो होता है, ठीक है, क्या अंगूठा की जो बात कर रहे हैं हम, तो ये अंगूठा आपके धारा की दिशा को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, धारा की दिशा को, ठीक है। धारा की दिशा को क्या दिखाएगा, अंगूठा, ठीक है। अंगूठा किसको दिखाएगा, आपके धारा की दिशा को। और आपके बात करें अगर, तो अंगुली किसको, जो अंगुली होगी पूरी सारी अंगुली वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगी। किसको दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र को क्या दिखाएगी आपके अंगुली, ठीक है। तो किसके लिए ज्ञात करते हैं आप ये, प्रेरित धारा को, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पुर्जा निश्चित रूप से बताएगा कि दी गई मोटर डीसी मोटर है या एसी मोटर है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया, इसके लिए होता है, हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं दिक् परिवर्तक, ठीक है। दिक् परिवर्तक जो धारा की दिशा बताने का काम करेगा, ठीक है, बदलने का काम करता है, उसको इंग्लिश में आप बोलेंगे कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार के लिए प्रयुक्त पदार्थ में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो फ्यूज तार के लिए प्रयुक्त पदार्थ में निम्नलिखित कौन से गुण होना चाहिए। तो फ्यूज तार के लिए आपके रेजिस्टेंट तो उसका हाई होना चाहिए, और आपका जो गलनांक है, गलनांक उसका कम होना चाहिए, क्योंकि जल्दी ही वो पिघल जाए अगर ज़्यादा लोड पड़े। तो आपके क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक वाला होना चाहिए आपके फ्यूज तार, ठीक है। किसका बना होता है आपके फ्यूज तार, लेड और टिन और सीसा का बना होता है। किसका बना होता है, टिन और सीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसरो द्वारा विकसित दो उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन से हैं। तो बताइए कौन से हैं, ये आपके हैं PSLV और GSLV। कौन से हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और आपके ग्लोबल जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो GSLV, ठीक है, दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीटी का अर्थ क्या है। तो आईसीटी का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन आपके पहले भी बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। यह आपके सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्या है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या होती है आपके आईसीटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल है। तो इमेज आएगा आपके डॉट जेपीईजी। जेपीजी या जेपीईजी फाइल किस में आती है, आपके इमेज के फाइल को एक्सटेंशन के लिए आती है, ठीक है। सीएसवी होती है या आपके स्प्रेडशीट के लिए आती है। किसके लिए आती है, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट किस में आती है, आपके एक्सेल के लिए। और डॉक्यूमेंट होता है आपके वर्ड डॉक्यूमेंट, और टेक्स्ट फाइल होती है आपके नोटपैड वगैरह में आती है, ठीक है। 1 गीगाबाइट के बराबर होती है। तो 1 गीगाबाइट मतलब जीबी, तो 1 GB आपके किसके बराबर होती है, 1024 MB के बराबर, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 1024 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और उत्तर दीजिए फटाफट पढ़कर, आंसर करेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। तो इनमें से कौन सी रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लो कि आप जीबी की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, जीबी से बड़ी होती है आपके टीबी। कौन सी होती है, टीबी, वही 1024 M के हिसाब से होती है सब में। टीबी से बड़ी होती है आपके पीबी, जिसको बोलते हैं पेट्टाबाइट, ठीक है। पीबी से बड़ी होती है आपके हेक्साबाइट। क्या होती है, हेक्साबाइट। हेक्साबाइट से बड़ी होती है आपके जेडबी यानी कि जेट्टाबाइट, और जेट्टाबाइट से बड़ी होती है आपके वाईबी यानी कि योट्टाबाइट, और योट्टाबाइट से बड़ी होती है आपके बीबी। बीबी इसका मतलब बीबी सबसे बड़ी होती है ब्रोंटोबाइट, ठीक है। जीबी, गीगाबाइट और आपके टेराबाइट, ये हो गया आपके पेट्टाबाइट, ये हो गया आपके हेक्साबाइट, ये हो गया आपके जेट्टाबाइट, और ये हो गया आपके येट्टाबाइट, और ये हो गया आपके
योट्टाबाइट के बाद में ब्रोंटोबाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो जिसमें रसायन का चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, केवल अवस्था चेंज हो रही है, तो वो होगा आपके बर्फ, बर्फ का पिघलना। ठीक है, बर्फ का पिघलना। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस किस में आएगा? आपके फिजिकल रिएक्शन में आएगा। किस में आएगा? फिजिकल एक्शन में आएगा। ठीक है, केमिकल में नहीं आएगा। भोजन का पाचन, ईंधन का जलना और दूध से दही, ये तीनों किस में आएगी? आपके केमिकल रिएक्शन में। किस में आएगी? केमिकल रिएक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया आपके श्वसन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रकाश का संश्लेषण आपके उष्माशोषी होता है, ध्यान रख लेना क्या होता है ये आपके उष्माशोषी होता है। उष्माशोषी कौन सा होता है? आपके प्रकाश का संश्लेषण। और जल विद्युत अपघटन किस में होता है? आपके उष्माशोषी। ठीक है, जल का विद्युत अपघटन भी आपके उष्माशोषी होता है, प्रकाश का संश्लेषण भी आपके उष्माशोषी होता है। और उष्माक्षेपी कौन सा होगा? आपके श्वसन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद कर लीजिए। फूड पैकेट्स में ऑक्सीकरण की क्रिया को रोकने के लिए भरी जाने वाली गैस है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन गैस आपके चिप्स की थैलियों में भरी जाती है, जिससे कि वो आपके खराब नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, तो ये आपके ऑक्सीजन और जल वाष्प दोनों चाहिए। दोनों की उपस्थिति में ही आपके लोहे पर जंग लग जाता है। और लोहे को जंग से बचाने के लिए आपके यशदेलपन विधि का, यानी कि आपके जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, तो ये आपके एंजाइम होते हैं। ठीक है, एंजाइम आपके जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल की पटरियों को जोड़ने के उपयोग में आने वाली क्रिया है, तो रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए आपके थर्मिट या थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया। नेक्स्ट, मरकरी से बनने वाली मिश्र धातु है, तो मरकरी से जो आपके मिश्र धातु बनती है, आपके एलोई बनती है जो मरकरी से, उसको कहते हैं अमलगम। क्या कहते हैं? अमलगम। ठीक है, नेक्स्ट, जब मैग्नीशियम फीते को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो ज्वाला का रंग कैसे होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, चमकीला श्वेत होता है। कैसा होता है? आपके चमकीला श्वेत, ब्राइट व्हाइट। वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्राइट व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचालक का उदाहरण है, तो इनमें से बताइए कुचालक का उदाहरण कैसा होता है? इनमें से जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो ये हो जाएगा आपके कुचालक, क्या हो जाएगा इसमें? सल्फर। ठीक है, सिल्वर, तांबा और ग्रेफाइट तीनों आपके विद्युत के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कारण है कि स्कूल की घंटी धातु की बनाई जाती है? तो धातु की क्यों बनाई जाती है स्कूल की घंटी? धातु में सोनोरस का गुण पाया जाता है। ठीक है, आपके आघातवर्धनता का भी गुण भी पाया जाता है, लेकिन आघातवर्धनता से आपके धातु को चपटी प्लेट में तोड़ा जा सकता है, बदला जा सकता है। तन्यता से आपके पतले वायर के रूप में बदला जा सकता है। और सोनोरस से आपकी धातु को आप बजा सकते हैं। ठीक है, चालकता से आपके करंट प्रवाहित हो सकता है। नेक्स्ट, कौन से बहुलक का उपयोग न चिपकने वाली सतह वाले बर्तनों के निर्माण में किया जाता है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आएगा आपके टेफ्लॉन जो बहुलक है, टेफ्लॉन। क्या? टेफ्लॉन, यानी कि पॉलीटेट्राफ्लोरोथीन। क्या? पॉलीटेट्राफ्लोरोथीन टेफ्लॉन होता है। ये आपके न चिपकने वाले बर्तन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, पॉलीथीन किसका होता है? आपके मैथिलीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव निम्नीकरण बहुलक कौन सा है? इनमें से बताइए जैव निम्नीकरण बहुलक का उदाहरण है, तो यह होगा आपके पीएचबीवी। क्या होता है? पीएचबीवी। पीएचबीवी की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को हाइड्रोक्सी वोलेट्रेट। ठीक है, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को साथ में क्या होगा? आपके हाइड्रोक्सी वोलुरेट। ठीक है, तो आपके पीएचबीवी की ये आपके फुल फॉर्म है। और यही आपके जैव निम्नीकरण बहुलक होता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, प्राकृतिक बहुलक कौन से होते हैं? आपके सेलुलोज और स्टार्च होते हैं। और संश्लेषित बहुलक आपके कौन से होते हैं? आपके बताइए संश्लेषित। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के अणुओं द्वारा बनी गोलाकार आकृति कहलाती है, तो वो आपके कहलाती है मिसेल। क्या कहलाती है? मिसेल कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन आपके क्या होता है? फ्लोरीन होता है आपके कार्बन के अपर रूपों में आता है। ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? आपके C6H6 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CnH2n+2 में n बराबर 3 का मान रखने पर कौन सा यौगिक बनेगा? तो ये बन जाएगा आपके C3 और
H8 क्या बन जाएगा, C3 और H8, तो ये क्या हो जाएगा आपके प्रोपेन। दोस्तों आपके होते हैं एल्केन एल्कीन एल्काइन, क्या होता है एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो जिसमें एल्केन होते हैं वो उसका सूत्र होता है आपके CnH2n+2, ठीक है। और जो आपके एल्कीन होता है वो होता है आपके CnH2n, ठीक है। और जो आपके एल्काइन होता है उसका सूत्र होता है आपके CnH2n-2, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है कार्बन अपरूप जिसकी संरचना फुटबॉल जैसी है, तो फुटबॉल जैसी कार्बन की फुलरेन होगा, ठीक है। हीरा सबसे प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर होता है, ठीक है। और आपके ग्रेफाइट होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है, कार्बन का अपरूप होता है, ठीक है। कोयला, कोयला की बात करें तो सबसे शुद्धतम रूप कोयला का होता है आपके एंथ्रासाइट, कौन सा होता है एंथ्रासाइट, ठीक है। पीट विटामिन्स कोयला के ये अपरूप होते हैं। नेक्स्ट आपके द्विसंकर क्रॉस कराने पर पौधे का फिनोटाइप अनुपात, तो फिनोटाइप अनुपात की बात करें तो ये होता है आपके 9:3:9:3:3:1, ठीक है। 9331, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, हर बार एग्जाम्स में आता है ये फिनोटाइप रेशो। मानव में कितने जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो दोस्तों गुणसूत्र आपको पता है कि 23 जोड़ी होते हैं, इसका मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन बात करें कि लिंग गुणसूत्र, एक तो होता है आपके अलिंग, ठीक है, अलिंग, और एक होता है जो लिंग निर्धारण करता है वो होता है लिंग। तो लिंग निर्धारण करने वाले आपके एक जोड़ी होता है, कितने होते हैं एक, केवल एक जोड़ी होते हैं वो आपके लिंग गुणसूत्र होते हैं, ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं एक, ठीक है, एक का मतलब दो होते हैं, एक जोड़ी का मतलब दो। और 22 जोड़ी होते हैं आपके अलिंग, कौन से होते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है कि आपके लिंग गुणसूत्र का मतलब है वो आपके बच्चे में, होने वाले बच्चे में लिंग निर्धारण करेंगे कि ये बच्चा होगा या बच्ची, ठीक है। तो 22 तो आपके एलिंग गुणसूत्र होते हैं, एलिंग 22 जोड़ी एलिंग गुणसूत्र, और एक जोड़ी होता है आपके लिंग, ठीक है। तो 22 में आपके 22 का मतलब 44 तो होते हैं एलिंग गुणसूत्र और आपके दो होते हैं लिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल द्वारा कितने विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, तो मेंडल ने आपके किया था 7 का, किसका किया था 7 लक्षणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एक्स वाई अनुवांशिक विकार के कारण होता है, तो एक्स एक्स वाई जो अनुवांशिक विकार है आपके जेनेटिक डिसऑर्डर है वो किसके कारण होता है आपके, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम के कारण होता है, किसके कारण होता है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम के कारण। अब वेरी इंपॉर्टेंट आपको बात बता रहा हूँ कि आपके जो गुणसूत्र के कारण विकार होता है, ट्राइसोमी होती है, ठीक है, क्या होती है त्रिगुणता होती है, ट्राइसोमी वो होती है, एक तो आपके 13, एक होती है आपके 18 और एक होती है आपके 21। तो जो 13 होगी वो आपके होगी उसको कहते हैं आप पटाऊ सिंड्रोम, क्या कहते हैं उसको पटाऊ सिंड्रोम होता है उसके कारण। और एक 18 होता है, 18 के कारण होता है आपके एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। और 21 होता है वो होता है आपके डाउन सिंड्रोम। तीनों तीनों आपको याद करने हैं, 13 यानी कि पटाऊ सिंड्रोम, 18 यानी कि एडवर्ड सिंड्रोम और 21 का मतलब डाउन सिंड्रोम, तीनों आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में लिंग निर्धारण तापमान पर होता है, तो आपके केवल और केवल सरीसृप पर होती है। सरीसृप मतलब कि रेप्टाइल होते हैं, रेप्टाइल्स में आपके रेप्टाइल्स में आपके लिंग निर्धारण होता है वो ताप टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये बहुत बार सर्वे किया गया है और सर्वे में पाया जाता है आपके घड़ियाल होते हैं, ठीक है, आपके स्नैक होते हैं, इन सब में जो आपका लिंग निर्धारण होता है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल किस श्रेणी में आते हैं, तो ये आपके पौधों में आते हैं, तो ये आपके किस में आ जाएंगे उत्पादक में यानी कि प्रोड्यूसर में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटालियन मक्खी प्रजाति है तो यह आपके एपिस मेलिफेरा में आती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इटालियन जो आपके बी है, जो इटालियन बी की स्पीसीज है वो आपके एपिस मेलाफेरा में आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव जो मृत जीवों का पाचन करते हैं, तो मरे हुए जीवों का पाचन करने वाले को क्या कहते हैं आपके अपघटक, क्या कहते हैं डीकम्पोजर, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं इनको डीकम्पोजर कहते हैं, जो मृत जीवों का भी पाचन कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु है, तो जो आपके रेड ब्लड सेल्स है उनकी एवरेज एज कितनी होती है, तो वो होती है 120, ठीक है, 120 दिन की होती है, ठीक है, कितनी होती है। अब आप बताइए कि जो आपके डब्ल्यू होती है, डब्ल्यू के जीवन काल कितना होता है, उनका एवरेज एज आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए डब्ल्यू का जीवन काल कितना होता है, जल्दी बताइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एरिथ्रोब्लास्टिसिस फर्टिलिस, ठीक है, से संबंधित है। तो जो आपके एरिथ्रोब्लास्टिसिस होता है वो किससे होता है, किससे संबंधित है? तो वो आपके आरएच कारक से, जो आरएच फैक्टर है उसे संबंधित होता है। ठीक है, कैसे होता है? जो आपके इसमें शिशु होता है उसका तो आरएच प्लस होता है, और माँ का होता है इसमें आरएच माइनस। ये दोनों होता है तो इसमें आपके एरिथ्रोब्लास्टिस होता है। ठीक है, ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो बैक्टीरिया से होने वाला डिसीज कौन सा है इनमें से? बैक्टीरिया जनित डिसीज कौन सा है इनमें से, बताइए। तो आपको मैंने ट्रिक बताई थी, छूले टूटे दिल नू पल भर। तो छू का मतलब है सी एच ओ आपके हो जाएगा किसमें? कोलेरा, कोलेरा हो गया, तो कोलेरा आपके क्या हो जाएगा? हैजा। ठीक है, कोलेरा आप क्या हो जाएगा? ट्रिक क्या बताई थी मैंने? छूले टूटे दिल नू पल भर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटी कपास में बीटी से संबंधित है, तो बीटी कपास होगा वो बीटी से संबंधित कौन सा हो जाएगा? आपके जीवाणु से, यानी कि बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे को राजस्थान का राज्य फूल कहते हैं? तो राजस्थान का राज्य फूल की बात करें तो ये आपके हो जाएगा रोहेड़ा। तो ये क्या हो जाएगा? टोकेमोला एंडुलेटा। ठीक है, टेकोमेला एंडुलेटा क्या हो जाएगा? आपके रोहेड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव तकनीकी के माध्यम से इंसुलिन हार्मोन तैयार किया जाता है। तो आपको पता है इंसुलिन सर्वप्रथम आपके बैलों में, यानी कि जो पशु है उनमें खोजा गया था। तो ये आपके वहां निर्माण हुआ था इकोलाई जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन तैयार वहीं से किया गया। ठीक है, वैसे ही आपको बता दिया जाए तो अग्नाशय होता है, उसकी जो बीटा कोशिका होती है उनमें आपका इंसुलिन का निर्माण होता है। ठीक है, इसकी कमी से आपके मधुमेह रोग होता है, ध्यान रख लेना। और इंसुलिन होता है वो आपके एक हार्मोन होता है। ठीक है, ग्लूकोज को जो ग्लाइकोजन में चेंज चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिज मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग आपके डेंगू होता है। कौन सा होता है? आपके एडिज मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग आपके डेंगू होता है। एडिज एजिप्टी मच्छर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? एडिज एजिप्टी। और मलेरिया से आपके होने वाला रोग, मलेरिया किससे होता है? ये आपके मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। और हाथी पाँव किससे होता है? आपके क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। हाथी पाँव या आपके फाइलेरिया जो रोग होता है वो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से किससे होता है? क्यूलेक्स मच्छर के। ठीक है, नेक्स्ट है, निद्रालु रोग किसके कारण होता है? आपके सीसी मक्खी के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सोयाबीन में प्रतिशत प्रोटीन और प्रतिशत तेल होता है। तो सोयाबीन में जो आपके प्रोटीन कितना होता है? 40 और 20। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। सोयाबीन में 40% आपके प्रोटीन होता है और 20% आपके तेल होता है, ऑयल निकलता है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, दो पूर्ण घन संख्याओं का अंतर 386 है। यदि इनमें से छोटी संख्या का घनमूल 7 है तो बड़ी संख्या का घनमूल क्या होगा? दो पूर्ण घन संख्याओं की बात हो रही है। ठीक है, दो घन संख्याओं की बात हो रही है। ठीक है, उनका अंतर आपको 386 बता रहे हैं। अंतर कितना बता रहे हैं? आपके 386 कितना बता रहे हैं? 386। यदि इनमें से छोटी संख्या का घनमूल 7 है, तो छोटी संख्या की बात हो रही है। छोटी संख्या की बात करें तो 7 का आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपके 343। कितनी आ गई? एक संख्या कितनी आ गई? 343। 343 संख्या छोटी आ गई, तो अब इससे बड़ी आएगी, बड़ी आएगी तो 7 से बड़ा आपके घनमूल आएगा, ध्यान रख लेना। तो 7 से जस्ट बड़ा इनमें से कोई सा देख लो, कौन सा आएगा? 9। 9 ऑप्शन में 9। 9 का करोगे आप, अगर मल्टीपल करोगे 9 × 9 × 9, तो 9 का क्या हो जाएगा? आपके 9 का कितना हो जाएगा? 729। अब 343 और 729 है, इसमें से अगर आप माइनस करोगे तो आपके अंतर कितना जाएगा? 386। तो यही आपके आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको एक बहुपद दिया गया है 5x² + 13x + k का एक एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। ठीक है, क्या कह रहा है? इसका जो ये बहुपद है, द्विघात समीकरण है, इसका शून्यक है वो दूसरे का व्युत्क्रम है। आपको पता है जब दो शून्यक दे रखे हैं तो अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1/अल्फा का मान क्या होता है? आपको पता है -b/a होता है। ठीक है, अगर मल्टीपल गुणन ज्ञात करें, अल्फा इंटू 1/अल्फा करेंगे तो ये होता है आपके c/a। क्या हो जाएगा इसका? इसका क्या हो जाएगा? c/a होता है। तो अभी आपके तीसरा ही आप लगा दीजिए, c/a करेंगे। ठीक है, तो k/a का मान कितना होगा? 5। और ये क्या हो जाएगा आपके किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा ये? c/a
अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा, तो अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा ये कट जाएगा, तो के बराबर क्या आ जाएगा 1/5। ठीक है, के बराबर क्या आ जाएगा 5, तो आपके क्या आ जाएगा आंसर थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x अनुपात y बराबर 5 अनुपात 7 है तो 6x माइनस वाई अनुपात 5x प्लस 3y का बराबर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, x का मान 5 रख लेना है और y का मान 7 रख लेना है। अगर इनका मान आप सीधे इसमें समीकरण में रखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। रखिए पहले में x का मान 5, तो 6 इंटू 5 30, 30 में से 7 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे आपके, 30 में से 7 गए तो 23। ठीक है, फिर करेंगे आप 5x प्लस 3y। ठीक है, तो 5 और 5 25, 25 प्लस 3y तो 21, 25 में 21 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा आपके 46, 23 को 46 में भाग देंगे तो 1/2 क्या जाएगा, तो आपके आंसर क्या जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल दे दिया, आपको एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है, उस त्रिभुज को आपके, मान लो कि आपने ये त्रिभुज बना लिया। ठीक है, इसका क्षेत्रफल पूरे का कितना है 44। डी बी सी का ए और बी और सी दे दिया। ठीक है, बी सी का मध्य बिंदु क्या दे दिया आपके डी दे दिया। ठीक है, और ए बी का मध्य बिंदु दे दिया आपके ई दे दिया। ठीक है, तो बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई, तो इसका आपको क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, किसका बताना है, इसका। तो अगर आप एक और यहाँ पे एफ लेंगे तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे इसको आप जोड़ लेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे 1 2 3 और 4, 4 त्रिभुज बन जाएंगे। इसमें कितने बन जाएंगे 4, एक तो ये बन जाएगा। ठीक है, एक फिर ये बन जाएगा, फिर एक ये बन जाएगा, ऐसे ही 4। अब 4 बराबर त्रिभुज बन जाएंगे तो आपको पता है कि चारों में अगर आप भाग देंगे, ठीक है, 44 का आप 1/4 निकाल लो, वही आपके बी डी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये भाग देंगे तो आपके क्या आ जाएगा 11, तो आंसर आपका 11 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो आप जैसे कह रहा है वैसे कर लियो, 2 पाई आर बराबर कितना है 44। ठीक है, तो 22 दूने 44, तो आर का मान कितना आ जाएगा 7। तो उस वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको निकालना है। जब आर का मान आपके पास 7 आ गया तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होगा। ठीक है, थीटा का मान चतुर्थांश में 90 होगा, 90 का बाद 360 में देंगे तो आपके सीधा ही ये सूत्र आ जाएगा 1/4, वर्त के क्षेत्रफल का 1/4 हो जाएगा। तो वर्त का आप कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगा के, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, आर का मान 7 इंटू 7। ठीक है, तो 22 इंटू 7, ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का हिसाब से क्या अगर आप क्या करेंगे, इंटू में 1/4 ध्यान रख लेना। ठीक है, 7 से 7, 22 इंटू 7 करके 4 का भाग देंगे तो ये आप क्या जाएगा 38.5, कितना हो जाएगा आपके 38.5। वेरी इंपॉर्टेंट है। 269 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि योगफल पूर्ण वर्ग। तो 269 में छोटी संख्या आप ये इनमें से 20 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 289, और 289 आपको पता है 17 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और स्क्रीन पर इसको आपको निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से 2020 के आधार वर्ष मान का सरल समूहीकरण विधि द्वारा 2023 का सूचकांक ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना, आपको इन सभी को जोड़ना है, इन सभी को अलग से जोड़ना है और इनका कितना डिफरेंस आ रहा है ये ध्यान रखना है आपको कि ये पहले वाले वर्ष पे कितना होगा। तो आपको मैं बता देता हूँ कि पहले वाले की आपका योग हो रहा है 40 और 60, कितने हो गए 100, 100 170 30 200, पहले वाले का योग 200 हो गया। 50 और 72 कितना हो गया 122, 122 में 43 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, कितना हो जाएगा बताइए, 50 और 72 ये आपके हो जाएंगे टोटल 250 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 250। ठीक है, अब आपको सारा मान प्राप्त हो गया आपको। ठीक है, तो आपको आधार वर्ष का योग कितना आ रहा है 2020 का योग, और आपके कितना आ रहा है 200, कितना आ रहा है 200, 200 पे 2023 का कितना आ गया 250, ये निकालना है बस आधार वर्ष से। तो 0 से 0 और आपके 0 से 0, 250 में 2 का भाग देंगे तो आपके कितना जाएगा 125। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना जाएगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 40 52 24 का घनमूल है। तो आपको घनमूल का ज्ञान करना है। तो अगर आप पीछे पीछे के अंक देखेंगे ऑप्शन में तो आपको पता है 8 इंटू, अगर आप 8 इंटू 8 करेंगे, 8 ऊँटी 64, 64 से इंटू 8 करेंगे तो 32, तो 2 आएगा, 2 यहाँ लास्ट में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होगा।
6 भी नहीं होगा क्योंकि 6 के में 6 आएगा। 2 के में क्या आता है आपके 2 दो दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा, ये भी नहीं होगा। तो आपके 4 है लास्ट में, तो 4 के में 4 ही आएगा, तो 7 4 आपका आंसर ही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5x बटा 3 माइनस 4 बराबर 2x बटा 5 है तो 2x माइनस 7 का मान। तो यहाँ से आपको पहले x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करके आपको इस समीकरण में रख देना है। सिंपल ये निकाल सकते हैं आप इधर, कैसे भी करके आप इसमें से x का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है। और उस x के मान को आप किस में रखेंगे? 2x माइनस 7 में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा और ये होगा -13/19। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या ए और बी संख्या सी से क्रमशः 19% और 53% है तो ए कितनी अधिक है? आपके सी से कितनी अधिक है? 119। सी से कितनी है? आपके 119। ठीक है। और बी कितनी अधिक है? आपके सी से 153 कह सकते हैं इसको। ठीक है। अगर सी को अगर 100 माने तो ए का मान कितना हो जाएगा? 119, और बी सी को अगर 100 मानेंगे तो बी का मान 153। तो अब संख्या ए का बी से कितना अनुपात है? तो बी से अनुपात निकालना है, तो बी कितनी हो जाएगी? आपके 153। ठीक है। और ए कितना है? आपके 119। अगर इसको काटेंगे तो 17 से 17 7 119, 17 नाम है 153, तो कट जाएगा 7:9 आपके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी का एक वृत्त पर 3 बिंदु है। ठीक है। एक वृत्त है जिसपे ए और बी और सी मान लीजिए। ठीक है। आपके ए मान लीजिए, बी मान लीजिए और सी मान लें। और ए बी आपके क्या है? ये जीवा है। और ए सी भी आपके क्या है? जीवा। अब केंद्र ओ पर अंतरित कोण, केंद्र ओ पर ये ओ है। ठीक है। यहाँ पर अंतरित कोण कितना है इनका, ये देखना है आपको। यहाँ पे इसने ये कोण बनाया और ये भी ऐसे आपके कोण बनाएगी। ठीक है। अब जो ए बी जो कोण बना रही है उसको तो कह रहे हैं आपके 80। कितने कहेंगे? 80। सॉरी, ये इधर आएगा, इधर आ जाएगा 80, और इधर आ जाएगा आपके 120 है ये। ठीक है। कितना आ जाएगा? 120। तो कोण बी ए सी का मान ज्ञात करना है, तो बी ए सी ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है। बी ए सी ज्ञात करेंगे। आपको पता है जब ये कोण 80 है, ठीक है, तो कोण ए और कोण बी कितना हो जाएगा? ये पता करो, छोटा वाला ये कोण ए, अगर ये पूरा 80 है तो आपको पता है कि ये ए ओ बी होगा। ए ओ बी में तीनों कोणों का योग 180 होगा, और 180 में से आपके 80 गए तो बचे कितना? 100, और 100 में से अगर ये दोनों त्रिज्या है इधर इधर की, तो आपके क्या हो जाएगी? 50 50। कितनी हो जाएगी? 50 50 कोण। ठीक है। अब ऐसे ही इधर हो जाएगा। इधर आपको पता है 120 डिग्री का कोण दे रखा है कोण ओ पे, तो बचा कितना? 60, और 60 के आधा आधा कितना हो जाएगा? 30 30। कितना हो जाएगा? 30 30। तो 30 30 लेंगे, तो अब ए ओ भी ज्ञात करना है, तो 30 + 50 कितना हो जाएगा? 30 + 50, तो ये कितने में आएगा? आपके 80 में आ जाएगा। ठीक है। ध्यान रख लेना, ये 80 आंसर आएगा। कितने आएगा? 80। ये क्वेश्चन गलत है, इसमें ऑप्शन में 80 नहीं है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है 36√3 तो सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप है। तो आपको समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 4/3 इंटू, सॉरी, √3/4 इंटू भुजाई स्क्वायर। इसका मान कितना दे रखा है आपको? 36√3। ठीक है। आपको √3 से √30 गया, 4 इधर चल जाएंगे, तो ए का मान कितना आएगा? 36 का 6 और इसका 2, तो 12 आ जाएगी। ठीक है। तो पर आपके भुजा का मान कितना आ गया? 12। तो आपके त्रिभुज है तो त्रिभुज को 12 इंटू 3 कर लीजिए, कितना जाएगा? 36। ठीक है। कितना जाएगा? 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल षटभुज में विकर्णों की संख्या। तो षटभुज में अगर विकर्ण आपको ज्ञात करने हैं तो आपको ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है, n इंटू n-3/2। तो षटभुज में भुजा कितनी होती है? 6, और n का मान 6 रखो, तो क्या हो जाएगा? आपके 6 6 इंटू 6 में से 3 गए तो कितने बचे? 3/2। तो 2 से 3 बार कट गए तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3। ठीक है। क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3 यानी कि 9 आपके आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित आंकड़ों के मध्य और माध्यिका का अनुपात 4:5 है, तो इसके बहुलक और माध्य का अनुपात है। ठीक है। अब आपको बात कर रहे हैं मीन और मीडियन कितना है? आपके 4, तो 4 और इसको मान लो 5, 4x और 5x का रेशो मान लो। तो बहुलक और माध्य का अनुपात, अब आपको पता होना चाहिए बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा फॉर्म। इन तीनों में एक संबंध होता है आपके मोड। ठीक है। जो मोड होता है, मोड बराबर होता है आपके 3 मीडियन। क्या होता है? 3 मीडियन। ठीक है। 3 मीडियन -2 मीन। क्या होता है? 2 मीन। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे मान लूं कि आपके बहुलक को बी लिख देता हूँ। ठीक है।
बहुलक बराबर आपके आपके मैं लिख देता हूँ मीडियन, यानी कि आपके मीडियन क्या हो जाएगी, आपके मीडियन क्या हो जाएगी, आपके बताइए मीडियन क्या हो जाएगी, माध्यिका। तो माध्यिका को मैं माध्यिका को लिख देता हूँ का, ठीक है। तो ये 3k माइनस ये होता है दूसरा माध्य, क्या होता है, क्या होता है आपके मीन होता है, ठीक है। मीन को क्या बोलेंगे आप, माध्य। तो इसको माध्य को y लिख देता हूँ। तो b बराबर 3k माइनस 2y होता है, ठीक है। अब आपको इसी सूत्र से आपको इसमें इनमें से जो ऊपर मान है 4x 5x का मान इसमें रखना है, इससे आपके बहुलक हो जाएगा। और फिर बहुलक का अगर आप मध्य के साथ अनुपात करोगे तो आपका आंसर आएगा 7/4। कितना आएगा, 7/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में यदि इनके घनों का योग 4320 तो संख्या है। अब आपको इनको क्या कर लेना है, 2x 3x और 5x मान लेना है। इनका फिर आपको क्या करना है, क्यूब करना है, ठीक है। क्यूब करके आपको जोड़ देना है और उस जोड़ को आपको 4320 के बराबर मान लेना है, ठीक है। तो अभी इनको सभी को आप जोड़ोगे, जोड़कर अगर आप 4320 के बराबर करोगे तो आपके पास तीनों का x का मान आ जाएगा। x का मान वापस अगर इनमें रखोगे आप 2x 3x 5x में, तो आपके पास आ जाएगा 6 9 15। और आप वैसे भी कर सकते हैं, 6 का क्यूब कितना होता है आप बताइए, 6 इंटू 36, 36 इंटू 6 करेंगे तो 216, ठीक है। 9 का कितना होता है आपके, 9 इंटू 8 81 और 9 का 729 कितना हो जाएगा, 729। और 15 का 225, 225 इंटू 15 करोगे तो आपके बाकी का आ जाएगा और ये बराबर आ जाएगा। log 3x बराबर 5 है तो x का मान, अब आपको पता है मैं बता देता हूँ। log का मान अगर ऐसे दे रखा हो, log b b b x बराबर अगर आपको y दे रखा है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। log b x बराबर क्या दे रखा है आपको, y। तो आपको क्या होगा, इसका होगा क्या, इसको आप ऐसे रख सकते हैं, y की पावर आपके क्या सॉरी आपके b की पावर y क्या हो जाएगी, b की पावर y बराबर x सामने आ जाएगा, ध्यान रख लेना। तो क्या हो जाएगा, b की पावर y बराबर x, b की पावर y बराबर x आ जाएगा इसका। तो आप करोगे b की पावर y x, तो b की पावर यानी कि 3 की पावर 5 बराबर क्या हो जाएगा, x। तो x का मान क्या हो जाएगा, अब आप बताइए, 3 की पावर 5, 3 को अगर 5 बार अगर मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 तिया में 9, 9 तिया 27, 27 इंटू 3 और 27 इंटू 9 करोगे तो आपके 243 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी एक वस्तु को 425 में बेचता है और 15% की हानि होती है, अगर 5% लाभ करना है तो उसको किस वस्तु में बेचेगा। भाई 425 की कोई वस्तु बेच रहा है, ठीक है, 15% की हानि है, इसका मतलब ये मूल्य कितना है आपके 85%। अगर इसको वो कह रहा है कि 5% लाभ करना है तो 105 में बेचना चाहता है, बस ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो अब 425/85 इंटू 105, इसी का अगर आप सॉल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन करने पर आपका मान आ जाएगा, 15 से काट लो, ठीक है, 15 70 पर 85, 17 से काट लो 17, ठीक है, 17 बार ये कट गया, 5 से ये कट जाएगा, फिर ये भी कट जाएगा दोनों से, तो ये आपके आ जाएगा 525 आ जाएगा फाइनल फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x का 80% 30 है, ठीक है, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो अभी आप 30 का 80 दे रखा है तो 100 आपको ज्ञात करना है, निकाल लो। 0 से 0 चल जाएगी, 300 में अगर 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा आप बताइए, 37.5। कितना आ जाएगा, 37.5। दो घन है जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 है, आपको घन दे रखे हैं, ठीक है, उन दोनों घनों को फलक को मिला दिया जाए, ठोस घन बना देंगे तो घनाभ बन जाएगा, फिर बनेगा, रियलिटी है वो तो। दोनों घनों को आप जोड़ोगे तो फिर आपके घनाभ बनेगा, घनाभ बनेगा तो आपको ध्यान रखना है कि आपके लंबाई बढ़ जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी आपके 64 थी, इसका मतलब पहले कितनी थी आपके 8 इंटू 8, 8×64, ठीक है। तो आपके पहले कितनी थी 8, ठीक है। अब 8 और 8 जुड़ जाएगी तो ये कितने हो जाएगी आपके, लंबाई कितनी हो जाएगी बताइए, इसमें लंबाई कितनी हो जाएगी बताइए, सॉरी घन की बात हो रही है तो घन का आयतन दे रखा है, तो 4×4 होगी ये। तो पहले कितनी थी आपके 4, ठीक है, और जब दोनों घनों को जोड़ देंगे तो 4 इसकी 4 इसकी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी आपके टोटल 16। लंबाई ध्यान रख लेना, लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी 16, और आपके चौड़ाई वही रहेगी 4 और हाइट भी वही रहेगी 4, ठीक है। अब इससे आप L इंटू बी इंटू एच दे रखा है, तो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र होता है 2 इंटू LB BH प्लस HL, ये होता है आपके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्रफल।
सूत्र इसमें लगा दीजिए आप, एल का मान 16, बी का मान 4 और हाइट का मान 4 रख दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि tan 2a बराबर बराबर कोट a माइनस 18 हो तो एक, तो आपको ये एक याद रखना है, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है कि tan थीटा का मान कोट थीटा के बराबर कब होता है, जब आपके थीटा जो दोनों थीटा हैं उनका योग आपके 90 होता है। कितना होता है? 90 होता है। ठीक है, tan a बराबर tan b, क्या क्या बोल रहा हूं मैं, tan a बराबर tan b कब होगा, जब a प्लस बी का मान कितना होगा, 90। तो अब a का मान तो 2a लिख दो, ठीक है, प्लस b का मान a माइनस 18 रख दो, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 90। तो 2a प्लस a कितना हो जाएगा, 3a। ठीक है, तो 3a माइनस 18 बराबर 90। तो 3a बराबर कितना हो जाएगा, 90 में 18 जोड़ेंगे तो 108, 108 में 3 का भाग देंगे तो a का मान आ जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा, 36। ठीक है, कितना जाएगा, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों के बहुलक और माध्यक क्या है, तो आंकड़ों के बहुलक और माध्य हैं, बताइए। बहुलक और माध्य का माध्य ज्ञात करना है, मतलब बहुलक निकालो, बहुलक कितना है, इसमें सबसे ज्यादा बहुलक कौन आ रहा है, सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है बताइए, इसमें बहुलक आ रहा है आपके सबसे ज्यादा 2 और 2, तो आपके बहुलक क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, बहुलक क्या हो जाएगा आपके 2, और माध्यक क्या हो जाएगा, इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में जमाना है और बढ़ते क्रम में जो बीच में आएगा वही संख्या आपके क्या हो जाएगा, माध्यक। तो आप बढ़ते क्रम में जमा के करेंगे तो आपके पास सबसे बीच में आएगा माध्यक 4। ठीक है, क्या आ जाएगा, 4 आएगा। ठीक है, बढ़ते क्रम में जमाना है सबको, तो 4, 2 और 4 को जोड़ लेना है और इसमें 2 का भाग देंगे क्योंकि इनका एवरेज निकालना है माध्य। तो 2 और 4 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। कितना जाएगा, 3। अब आपको ये दे रखा है जेड 80 माइनस 5z स्क्वायर प्लस 5z जेड प्लस, तो इसका सरलतम रूप। अब आपको पता है इसमें से आप 5 कॉमन लेंगे तो ये नीचे आप शुरू में आ जाएगा z5, ठीक है, या 5z बोल दो, 5z। यहाँ पे आपके कितना बचेगा, 16 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब पूरे में भाग लगेगा किसका, 5z और z प्लस 4। अब 5z से कट जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा आपके, 16 माइनस जेड, कितना बचेगा, 16 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस 4। ठीक है, अब ये आपको ऊपर वाला दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको करेगा तो 4 माइनस जेड और 4 प्लस जेड, 4 प्लस जेड से ये कट जाएगा, बचेगा क्या ऊपर, 4 माइनस जेड। ठीक है, 4 माइनस जेड। ठीक है, अगर इसको उल्टा लिखेंगे आप, ठीक है, क्या बचेगा, 4 माइनस जेड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, एक 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में कोई राशि दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दे रखा है कि कोई राशि दुगुनी कितने समय में होएगी, बताइए कितने समय में होएगी। आपको पता है कि आप पी से आपको कितनी होनी है, 2p। ठीक है, तो p से 2p कितनी होएगी, तो ये आपके p से 2p हो रही है, तो आपके p क्या आ गया, आपके साधारण ब्याज। ठीक है, अब साधारण ब्याज को आप सामने रख लीजिए, p बराबर p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मतलब साधारण ब्याज क्या है, आपके p निकालना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। p से p कट जाएगा, r बाई टी, r इंटू टी बाई 100। तो r कितना दे रखा है आपको, 8। ठीक है, 8 इंटू टी बटा 100 बराबर कितना आ जाएगा आपके 1। तो अब क्या आ जाएगा, टी कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा आपके 100 बटा 8। तो 8 का 100 में भाग देंगे तो कितना जाएगा, 12.5, 12 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में ए बी 6√3 है। ठीक है, ए बी 6√3 है, ए सी 12 है और सी ए है। ठीक है, तो अब आपके, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, आपके 1 दे रखा है, ठीक है, 2 दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 और 2 और √3। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है आपके, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ठीक है, और 1 का कितना होता है, 5। ठीक है, इस रेशो में दे रखा है। ठीक है, तो इसमें आपके 1 होता है, जैसे मान लो कि आपको इनमें से आपको देखना है कि जैसे मान लो कि आपको दे रही है 6, 6√3 को क्या लिखेंगे आप अंदर लेंगे, तो 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा बताइए, 36 इंटू 3 8 और
108 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 108 तो ये हो जाएगा, और 6 का 36 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 144। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि आपके रूट, ये 6√3, ठीक है, और 1, और ये हो जाएगा इधर 12, 6, या आपके एक क्या बना रहे हैं, ये आपके बना रहे हैं ये समकोण त्रिभुज, क्या बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज बना रहे हैं ये तीनों। ठीक है, ए बी और ए सी और बी सी ये आपके समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज में आपके ये बी होगा ना, जो क्या होगा बी, बी आपके ये है आपके 90 डिग्री। ठीक है, कितना होगा 90 डिग्री, तो आपके क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रख लेना। आप इसको करके देख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर दे रखा है, वेरी सिंपल क्वेश्चन था। एक वर्त की परिधि और वर्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वर्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो आपको 2 पाई आर बराबर क्या करना है, पाई आर स्क्वायर करना है, परिधि बराबर वर्त का क्षेत्रफल करना है। तो आपके पाई आर से 2 पाई, ये पाई आर कट जाएगा तो आर बराबर क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कोस ए स्क्वायर प्लस 6 साइन ए स्क्वायर बराबर 3 है। तो इसका मान, ए का मान 3 है, ए का मान कितना दे रखा है आपको 3, क्या दे रखा है, ए का मान क्या होगा, सॉरी ए का मान क्या होगा, मतलब इसका मान आपके 3 कब हो सकता है, जब ए का मान आपको 0 करेंगे, क्योंकि साइन ए ये पक्ष पूरा 0 होगा। ठीक है, और इसका मान 1 होगा जब जाके इसका मान 3 होगा। तो साइन ए का मान 0 कब होगा, इस पक्ष का मान 0 कब होगा, जब साइन ए का मान 0 होना चाहिए। ठीक है, तो साइन ए का मान 0 कितने पे होगा, 0 डिग्री पे, और ये कोस 0 डिग्री कितना होता है, एक, एक का स्क्वायर एक, 3 × 1 1, तो क्या हो जाएगा आपके थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन से होएगा ये क्वेश्चन। निम्नलिखित मानों का माध्य विचलन होगा, तो आपको यहाँ पर माध्य विचलन ज्ञात करना है। माध्य विचलन का मतलब पहले तो इनका माध्य ज्ञात करो। तो इनको अगर आप बढ़ते क्रम में जमे हुए हैं, बढ़ते क्रम में जमाएंगे तो माध्य क्या हो जाएगा इसका 7, क्या हो जाएगा 7। ठीक है, माध्य क्या हो जाएगा इसका, माध्य क्या हो जाएगा 7। अब 7 में से आपके इनको घटा के पॉजिटिव में लिखना है, ध्यान रख लेना। पहले 7 में से क्या घटाएंगे 2, 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना जाएगा 5, और इसको प्लस का 5 लिखना है। 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, 7 में से 7 घटाएंगे तो आपके कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 7 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, बताइए कितना आएगा, 24789 का मानों का माध्य विचलन, सॉरी माध्य विचलन ज्ञात करना है ना। माध्य विचलन होगा आपके इन सभी का माध्य निकालो पहले। 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30, 30 में अगर 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6, 6। अब 6 से तुलना करनी है इनकी, 6 में से 2 घटाएंगे तो आपके आ जाएगा 4। ठीक है, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, और 9 में से 6 घटाएंगे 3। माइनस नहीं लेना, हमेशा प्लस में लेना है, ध्यान रख लेना। अब ये आपके माध्य विचलन आगे, इन सभी को आपको क्या करना है जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है, और जोड़ के कितने मान है ये 5, तो 5 का भाग दे दो, यही आपके माध्य विचलन आएगा। तो 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 में 5 का भाग देना है। ठीक है, 12 में कितने का भाग देता है 5 का, तो कितना जाएगा 2.4, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 2a प्लस 3a माइनस 1 बराबर 1 माइनस 11 है, तो 4a² प्लस 9a स्क्वायर का मान क्या होगा। अब दोस्तों देखो, ये आपके यहाँ पर -11 नहीं है, ये बराबर 11 है यहाँ पे। ठीक है, क्या है बराबर 11। अब आपको ये -1 है, इसको इधर भेज देना है, तो कितना हो जाएगा सामने दूसरी तरफ कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो 2a प्लस 3a बराबर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर लेना है आपको। स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपके 4a² क्या आ जाएगा 4a² प्लस 9a²। अब 2a भी आएगा, 2ab में क्या करेंगे आप 3 दूना 6, 6 दूना 12। ठीक है, प्लस में 12, ए से ए कट जाएंगे, बराबर क्या आ जाएगा आपके 12 का स्क्वायर यानी कि 144, क्या जाएगा 144। अब इसका मान निकालना है तो ये 12 घटा देंगे, तो 144 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 132। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 75 विक्रय मूल्य, क्या 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य को v लिख लो, और 60 का क्या लिखेंगे आप क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य का मान 60 और क्रय मूल्य 75 है, ध्यान रख लेना ऐसा होता है ये। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है 60 और क्रय मूल्य 75 है। खरीदा तो 75 में, बेचा 60 में, तो क्या हो गई हानि, कितने की हुई हानि, क्रय मूल्य कितना है आपके 75,
75 कितने पे आनी हुई 15 की, ठीक है। 15/75 गुना 100 कर दो तो क्या हो जाएगा 15/75, 500 में 5 का भाग देंगे तो आपके 20% का लाभ नहीं हानि, क्या हो जाएगा 20% की हानि, क्या हो जाएगा सेकंड ऑप्शन आपके सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर है। तो समान दूरी पर तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु लेना है तो कैसे लेंगे, आपके P, 0 ले लो, क्या लेंगे आप P, 0, ठीक है। क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई भी वाई होता है ना, वाई पॉइंट वो 0 होता है, ध्यान रखना। और वाई अक्ष पर एक्स जो एक्स का भाग होता है वो 0 होता है। एक्स अक्ष पर वाई 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स 0 होता है। तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु लेंगे तो P, 0। अब P, 0 की आपको इन दोनों से दूरी बराबर करनी है। दूरी निकाल के दोनों को बराबर कर लेंगे, बराबर करेंगे तो आपके पास P का मान आ जाएगा और वो P का मान ही आपके क्या होएगा, मान होएगा, ठीक है। P का मान ही आपके क्या हो जाएगा, आपके वो एक तरह का मान हो जाएगा, ठीक है। तो वो बिंदु क्या हो जाएगा आपके -2, 0, क्या हो जाएगा -2 मान आएगा। तो ये -2, 0 दो बिंदु है, वो -2, 5 और -2, -3 से समान दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी का सूत्र आपको पता होना चाहिए। दूरी का सूत्र कैसे ज्ञात कर रहे हैं, दो बिंदु है तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इस पूरे का अंडर रूट, ठीक है। यह आपके होता है दूरी सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घंटे घड़ी की सुई घंटे की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है और 90 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया। अब तो आपको पता है कि घंटे की सुई है वो 1 मिनट में आपके आधा डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का बनाती है, आधा डिग्री का। तो 90 मिनट में कितने बनाएगी, 1/2 इंटू 90, यानी कि 45 मिनट 45 डिग्री का कोण बनाएगी। 90 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 45। तो त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, अब आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे त्रिज्या खंड है उसके चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, आपको पता है। चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे 2πr इंटू थीटा, ठीक है। थीटा कितना है, 2πr इंटू थीटा बटा 360, इससे निकालेंगे, ठीक है। थीटा बटा 360, ठीक है। अब थीटा का मान कितना आया था अपने 45, 45 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। और ये आपको दे रखा है कितना कि 2 × 22/7 इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू ये हो जाएगा आपके 1/8, ठीक है। तो ये आपके 7 से 2 बार कट जाएगा, 2 और 2 और 1 2 इसमें, तो यहाँ 11 बचेगा। ये तीनों क्या हो गया 8 और आइए 60 से कट जाएंगे तो बचा क्या 11 और 11 ही आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपके 11। ध्यान रख लेना, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए 2πr थीटा बटा 360 इससे निकालेंगे, 2πr थीटा बटा 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 4 cot² 30 प्लस 1/sin² 30 माइनस cos² 45 का मान कितना है। तो कितना है बताइए। अब आप कोट 30 का मान रखेंगे, ठीक है। कोट 30 का मान आपको पता है कितना होता है, कोट 30 का मान होता है आपके √3, ठीक है। तो 4/√3 का होल स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे 4/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/sin 30, sin 30 का मान कितना होता है 1/2, ठीक है। 1/2 का होल स्क्वायर माइनस करना है आपको cos² 45, cos 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपके इसका आंसर फाइनल आपके नहीं आ रहा, ठीक है। दोस्तों इसका मान आ रहा है आपके अलग ही आ रहा है, 26/6 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है 26/6, कितना आ रहा है 26/6। तो आपके 26/6 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। कितना आ रहा है इसमें आपके आंसर 26/6, 26/6 आंसर आ रहा है इसका अगर सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों अगर sin 30 की जगह अगर आप sin 60 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं sin 60, तो आपका आंसर 13/6 आ जाएगा। जब 13/6 आंसर आएगा ये ध्यान रख लेना। तो आपके इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको डिलीट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटे से व्यापार को शुरू करने के लिए ए और बी ने मिलकर 15,000 का निवेश किया। कितने का किया 15,000 का। उन्हें साल के अंत में 2,000 का प्रॉफिट हुआ। बी ने अपने लाभ का हिस्सा 600 रुपए लिए और ए ने कितना लिया। अब देखो 2,000 है, ठीक है। कितना 2,000 में से अगर बी कितना ले रहा है आपके 600 रुपए, तो कितना परसेंटेज है निकाल लो। 2 0 से 2 0, 0 से 1 0, 2 से 30, तो 30%। बी ने कितना लिया आपके, बी लेगा 30%, तो आपके बाकी का कौन लेगा आपके ए का कितना हो जाएगा 70%। तो इसी राशि में जितना प्रॉफिट ले रहा है ना उसी राशि में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो इन्वेस्ट भी आपके 70% निकाल लो। तो ए का इन्वेस्ट कितना हो जाएगा 70%, किसका टोटल का 15,000 का 70%। 15,000 का 70% कितना हो जाएगा 2 0 से 2 0 और आपके
15 7 105, 105 के बाद में 2 जीरो, तो क्या हो जाएगा आपके 10,500। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं 3, और 4, 1 के बीच की दूरी √10 है, तो ए का मान, दोनों के बीच की दूरी आपको पता है, मैंने सूत्र बताया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर आपको √10 दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है, रूट रूट हटा देंगे तो 10 10 बच जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 10 है। तो अब आपको मान रखना है दोनों के, x2 का मान ये x1 y1 3 a, ठीक है, x2 y2 4 1, ठीक है, इसमें मान रखेंगे तो आपके पास आंसर हो जाएगा 4 -2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले की बात हो रही है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², कितना होता है 3πr², और 3πr² में आप मान रख लीजिए, आंसर आपके सामने हो जाएगा। 3 इंटू पाई का मतलब आपके कितना हो जाएगा 22/7, आर का मतलब ज्ञात करना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 115.5, ठीक है, पॉइंट लगा हटा के आप जीरो नीचे लगा लीजिए एक, अब आपके 11 से इसको काट लीजिए, 105 बार ये कट जाएगा, ऐसे ही पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.5, कितना आ जाएगा 3.5 आर का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उनतास कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई, तो मीनार के हाइट ज्ञात करने के लिए आपके d इंटू √3/2 होता है, ध्यान रख लेना। d का मान कितना है, ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, 40/√3/2, कितना किसका, d का मतलब कितनी दूरी किसका, ठीक है, क्या आपके मीनार की छाया, तो 40/2 कितना हो जाएगा आपके 20/3, क्या आ जाएगा आंसर 20/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा से वर्ग ए के 25 छात्रों का, तो 25 छात्रों का कितना है 51, गुणा कर लीजिए, ठीक है, प्लस में आपको करना है बी के 35 छात्रों का, 35 छात्रों का 54, तो इन दोनों को जोड़ के आपके टोटल छात्र कितने 60 का भाग दे देंगे, ठीक है, 60 कितना हो जाएगा टोटल आपके, कितना हो जाएगा बताइए 3165 हो जाएगा, और इसमें अगर आप 60 का भाग देंगे तो आपके पास आएगा 52.75, ठीक है। यदि द्विघात समीकरण ये दे रखी है कि मूल वास्तविक व समान है तो के का मान, तो वास्तविक है तो आपके b² - 4ac बराबर क्या होता है 0, ठीक है, 0 के बराबर करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक के का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0,6। कोई मूलधन 16% साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में 4900 रुपये हो जाता है, तो मूलधन क्या है, भाई आपको मिश्र धन दे रखा है, कितना दे रखा है मिश्र धन, क्या दे रखा है, अब इनमें से आपको देख लीजिए सभी का 16% निकाल लीजिए, तो 3500 इंटू, अगर आप 16 इंटू 2 साल के लिए क्या करेंगे, 2 सही 2 दूने 4, 4 1 5/2 ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है, कितने आ जाएंगे आपके 5/2 वर्ष, या फिर आप महीनों में निकाल लीजिए, 2 में 24, 24 में अगर 6 और जोड़ेंगे तो 30 महीने, 30/1 में कितने होते हैं 12, 30/12 कर लीजिए, बस बटा 100 कर दीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3500 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका 4900 माना जाएगा। एक्स अक्ष बिंदुओं एक ए बी को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में करेगा, तो आपको ए और बी कोई दो बिंदु दे दिए, ठीक है, और आपके सामने ये कोई रेखा है, ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, ठीक है, अब इनको मिलाने वाली रेखा है वो किस रेखा को किस अनुपात में एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष को मानेंगे तो एक्स अक्ष होगा आपके एक्स अक्ष, एक्स अक्ष को आपको पता है पी, आपको मैंने p,0 माना क्योंकि एक्स अक्ष पर y बिंदु 0 होता है, ठीक है, क्या होता है y 0। अब मान लिया कि आपने के अनुपात 1 में विभाजित करता है, इसको किस में करता है के अनुपात 1 में, तो आपको पता है विभाजन सूत्र आप जानते हो क्या होता है mx2, ठीक है, प्लस nx1 बटा m प्लस n, ठीक है, ऐसे ही आपके my2, ठीक है, प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों बिंदु निकल गए, यही क्या थे आपके p,0। अब आपके ये सेकंड वाला भाग है, इसको 0 के बराबर आप लिख लीजिए और मान रख लीजिए, आपको मैंने तीनों मान बता दिए, के अनुपात 1 मान कर निकालेंगे तो आपके 5 क्या आ जाएगा 5:7, के का मान क्या आ जाएगा 5/7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस गोला के पृष्ठ का क्षेत्रफल 1386 है, आपको पता है गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², कितना होता है 4πr², 4πr² का मान आपको कितना दे रखा है 1386 दे रखा है, आराम से आप आर निकाल सकते हैं, इसका कितना आ जाएगा 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन आंकड़ों को 4 समान भागों में, तो आपके पता है चतुर्थांश ये है, इसको चतुर्थांश चतुर्थांश चतुर्थांश, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये होता है फोर्थ। तो चतुर्थक होता है क्वार्टिल्स होते हैं वो 4 भागों में बांट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलक दे रखा है आपको, बंटन दे रखा है, इसका बहुलक क्या है, तो सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा है, तो आपको इसमें देख लीजिएगा, आपके पास सबसे ज्यादा बार 4 आ रहा है, 4, ठीक है, 4 4 4 4, 5 बार 4 आ रहा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा बार आने वाला बहुलक कहलाएगा मोड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मोड क्या हो जाएगा इसका, बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, x रुपए की एक राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 19.20 है। तो आपको पता होना चाहिए 2 साल के लिए सूत्र होता है d बराबर पी आर स्क्वायर बटा 100 × 100, ठीक है। ये अंतर का सूत्र होता है, अंतर का मतलब है d, तो ठीक है, d की जगह लिखेंगे मान 19.20, ठीक है, क्या हो जाएगा 19 पॉइंट, क्या लिखेंगे आप 19.20 बराबर p का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है, r का मान कितना है 8 × 8, ठीक है, और नीचे लिखेंगे 100 × 100। तो अगर इसको आप करेंगे सॉल्यूशन तो आपके सामने 100 से जैसे 100 चल जाएगा उसमें मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है, 8 से आप इसको काट सकते हैं, 2 से और ये 25 से, ठीक है, ऐसे ही आप वापस इनको आगे मल्टीपल करके काट सकते हैं। तो ये आपके कितना आ जाएगा 3000 रुपये, कितने आ जाएंगे 3000। यदि बिंदु ए बी सी डी ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज आपको पता है थोड़ा तिरछा होता है ऐसे, ठीक है। अब आपके ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो और ये डी मान लो ऊपर वाला, ठीक है, कितना हो जाएगा डी। अब ए का मान कितना दे रखा है आपको 6,1, कितना दे रखा है 6,1, और बी का मान कितना दे रखा है 8,2, ठीक है, और सी का मान कितना दे रखा है 9,4, और डी का मान कितना दे रखा है P,3। अब P का मान ज्ञात करना है, आपको पता है 1 2 3 और 1 2 1 2 3 4 दे रखे हैं, ठीक है, ऐसे आपके 6 8 7 और 9, तो P का मान ऑटोमेटिक क्या जाएगा 7, क्या जाएगा 6 से 8 दे रखा है, ठीक है, अब यहाँ से 7 से 9 हो जाएगा, तो ठीक ऑटोमेटिक क्या जाएगा 7। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग ये दे रखा है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना दे रखा है 19। विकर्ण की लंबाई है तो विकर्ण क्या होता है √L² B² + H², इसका मान कितना दे रखा है आपके 11, वर्ग कर दीजिए तो L² + B² + H² बराबर क्या जाएगा 121, ठीक है। अब आपको पता है कि L + B + H, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे आप तो इसका मान 19 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसका एल प्लस बी का L²+B²+H²+2 × LB +BH+HL, ठीक है, इसका मान 19 का स्क्वायर यानी कि 19 का कितना होता है, कितना होता है 361, तो ये हो जाएगा आपके 2 LB BH HL, कितना हो जाएगा, ये आपके क्या हो जाएगा 2 LB BHL आपके क्या हो जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और L²B² + H² का मान 11 का स्क्वायर, 11 का कितना होगा 121। अब 361 में से आपके 361 में से 121 घटाएंगे तो आपके कितना आ जाएगा बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितना आ जाएगा 240। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना। माध्यक का मतलब इनमें से सबसे बीच का, तो इनको बढ़ते क्रम में जमाएंगे 13 हो जाएगा, ठीक है, फिर 19 आ जाएगा आपके, फिर 20 आ जाएगा, फिर 25 कितना जाएगा 25 आ जाएगा, फिर 26 आ जाएगा, फिर 28 आ जाएगा, ठीक है, फिर 33 आ जाएगा, फिर 34 आ जाएगा, फिर वापिस 34 आएगा 2 बार, फिर 36 आ जाएगा। तो आपको पता है 4 इधर ले छोड़ दीजिए और 4 इधर छोड़ दीजिए, बीच के क्या जाएंगे 26 और 28, और 26 और 28 है इसका भी जो आपको औसत ज्ञात करना है, ठीक है, औसत ज्ञात करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा 26 और 28 57, 58 और 58 का क्या हो जाएगा आपके 27, सॉरी 26 और 28 54, 54 का क्या हो जाएगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य आपको एक सूत्र है ये याद रखना है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। आपको पता है कि MP क्या MP/CP बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है।
ये सूत्र ज्ञात करना है। इसी से आप इनमें से चारों में से कोई सा भी ज्ञात करवा सकता है। अब आपको मैंने MP अपॉन CP यानी कि मार्क प्राइस अंकित मूल्य अपॉन कर मूल्य बराबर कुल लाभ लाभ माइनस हानि, ठीक है, डिस्काउंट प्लस माइनस करना है दोनों में जो भी है। तो MP कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 15,000, कितना दे रखा है 15,000, और आपको CP आपको ज्ञात करना है। प्रॉफिट कितना दे रखा है 25, तो 125 कर देंगे। डिस्काउंट कितना दे रखा है 20, तो 20 100 में से 20 घटाएंगे तो 80। अब इसमें से आप CP ज्ञात करना है, पूरे समीकरण में ज्ञात कर लेंगे। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ये इसको इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 120 यानी कि 1,20,000, और आप करेंगे 125 1,20,000 में 125 का भाग देंगे तो आपके पास सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 9600। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये माध्यक है, इससे माध्यक से माध्यक विचलन ज्ञात करना है, ठीक है। इसको माध्यक से पहले किससे निकाला था अपन ने, माध्य से ज्ञात किया था, ठीक है। किससे किया था, माध्यक से। अब इसका माध्य ज्ञात करेंगे तो आपको पता है इसको माध्य ज्ञात करेंगे तो 2 4 7 8 9 बढ़ते क्रम में जमाना है और सबसे बीच का 7 है और 7 का माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। 7 से करेंगे तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। 7 में 7 0, ठीक है। 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, 7 में से 9 तो 2, 1 मिनट 2, ठीक है, सॉरी 7 7 क्या आया था आपके माध्य, क्या आया था इसका 7 क्या आया था माध्य। अब 7 में से 2 घटाएंगे तो आपके क्या आ जाएगा 5, 7 में से 7 घटाएंगे 0, 7 में से 4 घटाएंगे 3, 9 में 7 घटाएंगे तो आपके 2 आ जाएगा, और 8 में से 9 घटाएंगे 8 में 7 घटाएंगे तो 1। अब इन जोड़ सभी को जोड़ लीजिए, ठीक है। 5 3 8 2 10 है 11, 11 में कितने हैं टोटल इनका 11, 5 है, 11 में 5 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 2.2, कितना जाएगा 2.2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 60% और 80% के बीच का अंतर 198 है तो उस संख्या के 92% और 56% के। तो दोस्तों पहले तो आपको यही डिफरेंट हो गया होगा कि ये मिस्टेक है, इसमें 60% नहीं है। यहाँ देखिए इंग्लिश में 62% है। कितना है, कितना है ये 62%, ठीक है। ये अब 62% और 80% का करेंगे तो आपके यानी कि 18% का मान कितना दे रखा है 198, तो 100% का मान कितना हो जाएगा आपके बताइए, कितना हो जाएगा 1100। कट रहा है ना कितनी बार 11 बार, तो कितना हो जाएगा 1100। तो अब 1100 आ गया, टोटल संख्या क्या आ जाएगी 1100। अब 1100 का आपके 92% और 56% के अंतर, तो 92 में से 56 घटाएंगे तो कितना जाएगा 36, 36% 1100 का निकाल लो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 396। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड का 2023 वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है, तो यह है आपके रिज, ठीक है। ऑक्सफोर्ड का 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर है 2023 का रिज, और कैम्ब्रिज डिक्शनरी का है आपके हेलुसिनेशन, कौन सा है हेलुसिनेशन, हेलुसिनेट, हेलुसिनेट, और कोलिन्स डिक्शनरी का है आपके एआई, कोलिन डिक्शनरी का क्या है एआई, ठीक है, ध्यान रख लेना। और मरियम वेबस्टर डिक्शनरी है उसका है आपके ऑथेंटिक। नेक्स्ट है, राजस्थान की कौन सी विधानसभा के चुनाव 2023 में संपन्न हुए, तो 16वीं विधानसभा के कौन से हुए हैं, 16वीं विधानसभा के चुनाव हैं जिनमें बीजेपी के 115 सीट हैं और आपके 69 कितने 69 आपके कांग्रेस के हैं, भारत आदिवासी पार्टी की 3 सीट है और आपके आरएलडी की 1 सीट है, अन्य आपके 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कौन से दिन मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा मनाया गया था 2024 में, तो ये ध्यान रख लेना 2011 से स्टार्टिंग हुई है। अब 2011 से स्टार्टिंग है तो 2011 से और 2024 तक कितने हो जाएंगे आपके नौतवे हो जाएंगे आपके, ठीक है, नौतवे हो जाएंगे। और आपके 21 22 23 24 4 ये तो कितने हो जाएंगे बताइए, 9 तो नहीं वो 10 होंगे क्योंकि 11 को भी माना जाएगा, ठीक है। तो 11 से 20 तक कितने हो जाएंगे 10 और 4 ये कितने हो जाएंगे 14वां मनाया गया है 2024 में, ध्यान रख लेना। भारत का बुलेट ट्रेन का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बन के तैयार हो रहा है अहमदाबाद में, ठीक है। आदित्य L1 मिशन क्या, आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग तिथि क्या है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है बताइए क्या है। आदित्य L1 मिशन की आपके 2 सितंबर कितनी है 2 सितंबर आपके आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग डेट है और ये 120 दिन बाद
L1 पॉइंट पर पहुंचेगा, मतलब कब पहुंचेगा? 6 जनवरी 2024 को पहुंच चुका। कब पहुंच चुका? 6 जनवरी 2024 को 120 दिन में पहुंचा। और अगर आपके पूछे कि चंद्रयान 3 लॉन्चिंग डेट कितनी है, तो चंद्रयान 3 की थी आपकी लॉन्चिंग डेट 14 जुलाई। ठीक है, कितनी थी? 14 जुलाई। और कब पहुंचा था ये आपके? 23 अगस्त को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 आपके चंद्रयान पर लैंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2023 के किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये भारत में हुआ था। और आपके वसुदेव कुटुंबकम इसकी थीम थी। और ये आपके 18वां था, ध्यान रख लेना। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, आपके 75वां गणतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 2024 को। और 77वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? 15 अगस्त 2023 को। सबसे कम उम्र के भारत रत्न के प्राप्तकर्ता थे आपके सचिन तेंदुलकर। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कम उम्र में भारत रत्न किसने प्राप्त किया था? सचिन तेंदुलकर ने। और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री आपके राजीव गांधी। ठीक है, सीवी रमन को 1930 में आपके फिजिक्स का नोबेल अवार्ड दिया गया था। श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग को पद्म पुरस्कार दिया गया था। कौन सा दिया गया था? पद्म श्री। ठीक है, किस क्षेत्र से है? कला से। कला में है आपके ध्रुपद गायकी से। किससे है? ध्रुपद गायकी से संबंधित है, ध्यान रख लेना। सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? तो यह है आपके उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में कौन कौन से हैं? सिमलीपाल, भीतरकनिका और आपके मुकुर्ती नेशनल पार्क कहाँ पे है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सागवान के वन पाए जाते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल दक्षिण में बांसवाड़ा और डूंगरपुर में आपके सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? तो ये आपके नागौर, ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नागौर, डेगाना, भाकरी में आपके टंगस्टन के। और आपके खेतड़ी झुंझुनू में खेतड़ी सिंगाना में तांबा के। अलवर में खो दरीबा में आपके तांबा के। और उदयपुर में राजपुर दरीबा में सीसा व जस्ता की खाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है बताइए? तो यह है आपके गुरु शिखर। कितनी है आपके? 1727 और 1722 दोनों याद कर लीजिए। तारागढ़ की आपके कितनी है हाइट? 870 है। ठीक है, और रघुनाथगढ़ की आपके 1055 है। कितनी है? 1055। और बाबवई की कितनी है आपके? 780 मीटर है। कितनी है? 780 मीटर। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रासिया जनजाति सबसे अधिक है? तो ध्यान रख लेना, उदयपुर में सबसे ज्यादा ग्रासिया जनजाति है। ठीक है, राजस्थान के किस जिले में अमृता देवी कृष्ण मृग पार्क है? तो ये जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में, ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जयपुर में आपके नाहरगढ़ नेशनल पार्क है, बायो रिजर्व वाला है। और जैसलमेर में आपके मरु उद्यान। और उदयपुर में आपके सज्जनगढ़। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो बताइए। बूंदी में, लाखेरी में कब स्थापित किया गया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बूंदी बूंदी में, लाखेरी में आपके पहला सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था। कब किया गया था? राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी कि आपके आपके राजसीको, आरएसआईसी या राजसीको की स्थापना कब की गई थी? 3 जून 1961 को। कब की गई थी? 3 जून 1961 को। और आपके रिको की स्थापना कब की गई थी? 1980 में की गई थी। ठीक है, और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की 1970 में की गई थी, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना और चुकंदर दोनों से चीनी का उत्पादन करने वाली मिल में स्थित है। तो मिल कहाँ स्थित है? गन्ना व चुकंदर दोनों से करती है आपके श्री गंगानगर में। कहाँ पे है? श्री गंगानगर। सड़क नीति घोषणा करने वाला राजस्थान पहला राज्य है, ध्यान रख लेना। पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव कराने का उत्तरदायित्व किसका है? तो पंचायती राज में है आपके राज्य निर्वाचन आयोग। कौन सा है? राज्य निर्वाचन आयोग का पंचायत राज संस्था में। और राज्य निर्वाचन आयोग का भी अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? अरुण योगीराज। कौन से हैं? अरुण योगीराज, जो कि मैसूर कर्नाटक से हैं। उन्होंने राम लल्ला की मूर्ति को बनाया। सिंचाई का साधन नहीं है, तो ये आपके ट्रैक्टर सिंचाई का साधन नहीं है, ध्यान रख लेना। चरस, रहर और पंप सेट ये आपके सिंचाई का साधन होता है। भारत के भौगोलिक क्षेत्र का राजस्थान का हिस्सा कितना होता है? ये लगभग 10% यानी कि 10.41% होता है।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो आपके उद्योग पर दिया जाता है। फर्स्ट में आपके कृषि उद्योग पर दिया जाता है। पहली योजना होती है आपके पहली पंचवर्षीय योजना है, उसमें कृषि पर बल दिया जाता है। द्वितीय में आपके उद्योग पर दिया जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना आपके हेराल्ड डोमर सिद्धांत पर आधारित होती है, और आपके द्वितीय जो उद्योग से संबंधित है वो पीसी महानवलिस मॉडल पर आधारित होती है। ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। उद्योगों में आपके भिलाई, दुर्गापुरा और राउरकेला स्थापित किया गया था। पांचवी योजना वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। कौन सा? गरीबी हटाओ। राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र संचालित है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 36 जिला उद्योग केंद्र संचालित है और 8 उप केंद्र है, ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर का एक पारंपरिक शिल्प है, शिल्प कौन सा है बताइए? जयपुर की एक कला है आपके जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, तो कौन सी है? ये आपके ब्लू पोट्री है। कौन सी है जयपुर की? ब्लू पोट्री थेवा कला आपके प्रतापगढ़ की है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो आपके ब्लू पोट्री के जनक आपको कौन किसको माना जाता है? कृपाल सिंह शेखावत को। और थेवा कला का आपका सोनी परिवार फेमस है। बीसलपुर बांध किस नदी पर है? आपके बीसलपुर आपके बनास नदी पर है। कौन सी नदी पर? बनास नदी पर। जाखम जाखम नदी पर आपके जाखम बांध प्रतापगढ़ में है। और आपके काली सिंध नदी पर कौन सा बांध है बताइए कमेंट बॉक्स में। लूनी नदी पर कौन सा बांध है बताइए। आपके हेमावास हेमावास बांध जो पाली में है कौन सी नदी पर है? सरदार समंद बांध कौन सी नदी पर है? और बांकली बांध कौन सी नदी पर है? जालोर में। बांकली बांध आपके जालोर में है, कौन सी नदी पर है? हेमावास बांध आपके पाली में है, कौन सी नदी पर है बताइए। नेक्स्ट है, रीको का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपके जयपुर में है। रीको का मुख्यालय कहाँ पर है? जी जयपुर में, और 1980 में मैंने आपको बताया स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थारपारकर एक नस्ल है, तो ये आपके गाय की नस्ल है थारपारकर, ठीक है। होलिस्टन है जो आपके नीदरलैंड की है, विदेशी नस्ल है, ध्यान रख लेना। मुर्रा भैंस की नस्ल है, ठीक है, सबसे ज्यादा दूध देती है। ऊंट की नस्ल आप बताइए कौन सी है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, तो ये कैमिलर्ड्स या ऊंट के बच्चे का किसका किया है? 2023 को किया था बाजरा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, जिसको मिलेट्स भी कहते हैं। और कैमिलिड्स का यानी कि ऊंट के बच्चे का वर्ष घोषित किया 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने, याद कर लेना। नेक्स्ट, आउवा में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये थे आपके कुशाल सिंह। और बख्त सिंह कौन है? ये मारवाड़ के पितरंता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और आपके राम सिंह कौन थे बताइए? इनको कहते हैं आपके आमेर का पितरहंता, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है, किस शासक को अस्मत वाला शासक कहा जाता है? तो अस्मत वाला शासक किस शासक को कहा जाता है? आपके राव मालदेव को। किसको कहा जाता है? राव मालदेव को। और राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना करी थी 1459 में। राव कुंभा के नाम क्या है? अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं, आदि वराह कहते हैं, हिंदू सुल्तान भी कहते हैं, हाल गुरु सेल गुरु सब राव कुंभा को कहते हैं। राणा सांगा को क्या कहते हैं? सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं, या हिंदूपत सैन भी कहते हैं, ठीक है। तो राव सांगा को आपके संग्राम सिंह भी कहते हैं, ध्यान रख लेना। तो ये आपके 150 पर्सन थे जो अभी एग्जाम्स में आए हुए थे, ठीक है, इस पेपर में। तो ये पेपर आपके डिटेल सॉल्यूशन हमने करवा दिया। इसका एक और है पेपर सेकंड, वो भी आपके सामने जल्दी आने वाला है। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप पिछले सीईटी, दोस्तों ध्यान रख लेना, आप सीईटी के राजस्थान सीईटी, ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, महिला सुपरवाइजर, हॉस्टल वार्डन, और आपके राजस्थान सिटी के यूजी और आपके 12th लेवल दोनों के आपके ऑफिशियल पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन। आपको अगर कंप्यूटर के क्वेश्चन, कंप्यूटर की क्लास, ठीक है, जनरल साइंस की क्लास देखनी है, आपको इकोनॉमिक्स की क्लास देखनी है, तो मैराथन क्लास है, उसमें सभी को डिटेल के साथ समझाया गया है, उनको भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।